Definitions of the Sale of Goods Act 1930. पढ़ते हैं definitions. The Sale of Goods Act 1930 defines the term which have been frequently used in the act, which are as follows. क्या क्या term use होते हैं, जैसे buyer और seller है. Buyer and seller. Buyer का मतलब क्या होता है? Buyer means a person who buys or agrees to buy goods. Seller means a person who sells or agrees to sell goods. The two terms buyer and seller are complementary and represent the two parties to a contract of sale of goods. दो persons होते हैं ना, buyer और seller, ये complementary होते हैं और दो parties को present करते हैं contract of sale में. Both the terms are, however, used in a sense wider than their common meaning. Not only the person who buys but also one who agrees to buy is a buyer. जो गुड्स खरीदता है वही बायर नहीं हुआ, जो एग्री करता है कि मैं गुड्स खरीदूंगा वो भी बायर हुआ. सिमिलरली अ सेलर मीन्स नॉट ओनली अ पर्सन हु सेल्स बट ऑल्सो अ पर्सन हु एग्रीज टू सेल. जो एग्री करता है गुड्स को बेचने के लिए वो भी सेलर कहलाता है. गुड्स एंड अदर रिलेटेड टर्म्स. जैसे गुड्स हो गए, गुड्स का मतलब क्या होता है? मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम एंड मनी. मनी और एक्सनेबल क्लेम्स को हटाकर जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो गुड्स कहलाएंगे. एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, growing crops, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be served separated from the land before sale or under the contract of sale. ठीक. एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? आर क्लेम्स विच कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली बाय एन एक्शन और सूट. ठीक, केस फाइल करके हो सकता है. और एक्शन, जैसे एग्जांपल हो गया डेट. अ डेट इज़ नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स. इवन द फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स आर कंसीडर्ड as goods under section 176 of the Indian Contract Act. Read with section 27 of the Sale of Goods Act. Goods include both tangible goods and intangible goods like goodwill, copyrights, patents, trademarks, etc. Stock and shares, gas, steam, water, electricity and decree of the court are also considered to be goods. गैस हो गया, स्टीम हो गया, वाटर हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये भी गुड्स कहलाएंगे. लेट्स रीड इन शॉर्ट. गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम्स, मनी इन सर्कुलेशन. ऑल्सो इंक्लूड्स स्टॉक इन शेयर्स, growing crops, grass and things attached to or forming part of land which agreed to be served. Okay. क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. गुड्स कितने तरह के होते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं, फ्यूचर गुड्स होते हैं, कंटीजेंट गुड्स होते हैं. एग्जिस्टिंग गुड्स में कुछ स्पेसिफिक गुड्स होते हैं, एसर्टेन गुड्स होते हैं और अनएसर्टेन गुड्स होते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स. एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट इज those owned or possessed or acquired by the seller at the time of contract of sale. मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स वो होते हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे थे उस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया था. द एग्जिस्टिंग गुड्स मे बी ऑफ फॉलोइंग काइंड्स. स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड. जैसे एग्जाम्पल हो गया, एनी स्पेसिफाइड एंड फाइनली डिसाइड गुड्स लाइक अ सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge, वर्लपूल वॉशिंग मशीन ऑफ 7 kg एक्सेट्रा. ये डिफाइंड है ना, वर्लपूल का ही चाहिए वॉशिंग मशीन, 7 किलो का ही चाहिए, तो ये फिक्स है. जैसे सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge, फ़ोन में बहुत तरह के फ़ोन होते हैं, तो ये एग्जिस्ट करता है कि हाँ यही चाहिए मेरे को. एग्जाम्पल दो, जैसे A had 5 cars of different models. He agreed to sell his Centro car to B and B agreed to purchase the same.
Centro card in this case, the is for specific goods, as the car has been identified and agreed at the time of contract of sale. इसको आइडेंटिफाई कर दिया गया 5 में से कौन सी कार चाहिए, सेंट्रो कार चाहिए, और बी ने भी वही बोला कि मैं भी यही परचेज करने वाला हूँ, तो ये स्पेसिफिक गुड्स हो गया, स्पेसिफाई कर दिया गया, आइडेंटिफाई कर दिया गया कि मेरे को यही चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब आ गया सर्टेन गुड्स। कौन से गुड थे एग्जिस्टिंग गुड्स में? स्पेसिफिक गुड्स, एसर्टेन गुड्स एंड अनएसर्टेन गुड्स। तो स्पेसिफिक हमने देख लिया जिसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, और एसर्टेन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जिस एसर्टेन गुड्स वो होते हैं जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बनते हैं आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड in the act but has been judicially interpreted. In actual practice, the term ascertain goods is used in the same sense as specific goods. When out of a lot or out of a large quantity of unascertained goods, the number or quantity contracted for is identified. Such identified goods are called ascertain goods. सेम एज स्पेसिफिक गुड्स, जैसे बहुत सारे जैसे नमक की थैली होगी, उसमें से एक अगर आइडेंटिफाई कर दिया गया या 10 निकाल दिए गए तो वो हो गए एसर्टेन गुड्स, क्योंकि उसको भी आइडेंटिफाई कर दिया गया कि मुझे कौन सा नमक चाहिए। एग्जाम्पल देखेंगे। A wholesaler of cotton has 100 bales in his godown. He agrees to sell 50 bales, and these bales were selected and set aside. On selection, the goods become ascertain. In this case, the contract is for the sale of ascertain goods, as the cotton balls to be sold are identified and agreed after formation of the contract. It may be noted that before the ascertainment of goods, the contract was for the sale of unascertain goods. पहले अनएसर्टेन गुड्स के लिए था, जैसे 50 बॉल्स का selected and set aside. Wholesaler of cotton has 100 balls in his godown. He agrees to sell 50 balls and these balls were selected and set aside. On selection, the goods become ascertain. In this case, 50 कॉटन बॉल्स को सिलेक्ट कर दिया गया, तो 50 में से 50 सिलेक्ट कर दिए गए, तो ये आइडेंटिफाई हो गए, एसर्टेन हो गए ये गुड्स। और उससे पहले क्या था? अनएसर्टेन गुड्स था, जो 100 था वो अनएसर्टेन था, और जो 50 सिलेक्टेड हो गई ये एसर्टेन हो गई। Unascertain goods are the goods which are not specifically identified or ascertained at the time of making of the contract. They are indicated or identified only by description or sample. ये unascertain goods हैं जो कि आइडेंटिफाई नहीं थे स्पेसिफिकली एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ A agrees to sell B 1 packet of salt out of the lot of 100 packets lying in his shop. It is a sale of unascertain goods because it is not known which packet is to be delivered. क्योंकि पता ही नहीं है कौन सा पैकेट बेचना है। As soon as the particular packet is separated from the lot, it becomes ascertained or specific goods. जब भी वो एक पैकेट सिलेक्ट कर लिया गया जाएगा कि ये बेचना है, तो वो एसर्टेन गुड्स हो जाएगा, और जब तक ये लॉट्स ऑफ में पड़े हुए हैं तब तक ये अनएसर्टेन गुड्स है। जैसे एक एग्जांपल दूसरा, एक्स हैज़ 10 हॉर्स, ही प्रोमिसेस टू सेल वन ऑफ देम बट डज नॉट स्पेसिफाई विच हॉर्स he will sell. It is a contract of sale of unascertain goods because
इट इज़ नॉट सेपरेटेड, नॉट आइडेंटिफाइड कि कौन सा हॉर्स सेल करना है। एग्जिस्टिंग गुड्स हो गए, अब ये है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा उसके बाद ये गुड्स बनेंगे, ठीक, प्रोड्यूस्ड किए जाएंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एन एग्रीमेंट टू सेल। ये हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होता है। इट इज़ नेवर एक्चुअल सेल, ये कभी एक्चुअल सेल नहीं होता, बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर वट इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस। अभी एग्जिस्टेंस में कुछ नहीं है तो वो क्या सेल करेगा, तो ये एग्रीमेंट टू सेल हो गया। एग्जाम्पल है जैसे 1000 क्वांटल्स ऑफ पोटैटोज टू बी ग्रोन ऑन एज फील्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। जैसे एक ही फील्ड में 1000 क्वांटल्स ऑफ पोटैटोज होंगे होंगे तब वो बेचे जाएंगे, तो ये एग्जिस्टेंस में तो है नहीं, तो ये एग्रीमेंट टू सेल हो गया। P agrees to sell to Q all the milk that his cow may yield during the coming year। जब आने वाले साल में वो जितना दूध देगी वो P जो है Q को सेल कर देगा। ये क्या हुआ, एग्रीमेंट टू सेल हुआ, ये फ्यूचर गुड्स हुए। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। Example 8. T agrees to sell to S all the oranges which will be produced in his garden this year. It is a contract of sale of future goods amounting to an agreement to sell. Future goods means amounting to an agreement to sell. Contingent goods, ये अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।